चरणों में सादर नमन। और मार्गदर्शन श्रृंखला के अंतर्गत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं अभी, और जिसमें डॉट क्लियर किए जाते हैं 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसमें से कुछ क्वेश्चन छांट करके आपको जवाब दे दिया जाए। और जितना भी अगर मेरे से कुछ मदद ले पाएँ, जितना भी संभव हो पाए आप लीजिए। और जितना भी मेरा इल्म है, जितना भी सरस्वती ने ज्ञान दिया है, मैं कोशिश करूंगा आपके कुछ काम आ जाए। तो 5-6 क्वेश्चन को हमने छाटा है। और पहला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है असम से। सर, ये हैं रीता कुमारी, और इन्होंने पूछा है कि सर मेरी पापा की पोस्टिंग असम में है और मैं उनके साथ रहती हूँ, मेरी परिवार वहाँ रहते हैं, मेरे सारे पूर्वज जितने भी लोग दादा दादी सब बिहार में रहते हैं, भागलपुर में। तो क्या मैं बीपीएससी की वैकेंसी में मेरे को आरक्षण का लाभ मिलेगा? 33% जो महिलाओं को मिलता है, बिल्कुल मिलेगा बच्चा। अगर आपका यहाँ का आवासीय है तो आपको जरूर मिलेगा। अब अगर आप बिहार के रेसिडेंट हैं तो आपको 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें कुछ भी शंका करने की जरूरत आपको नहीं है। आपकी पोस्टिंग कहीं हो, अब भले ही चंद्रमा पे रहते हो, शुक्र पे जाके पढ़ाई करते हो, मंगल पे विश्राम करते हो, हाँ, प्लेटो पे जाकर के फुटबॉल खेलते हो, इससे क्या लेने देना। अगर आप बिहार के रेसिडेंट हैं तो आप वैकेंसी भरते हैं यहाँ की, तो यहाँ का जितने भी वैकेंसी है उसमें आपको आरक्षण का लाभ बिल्कुल मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब तो बिहार सरकार ने इतना अच्छा कर दिया है कि यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की लड़कियों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में 33% आरक्षण दे दिया है। सोचिए कितना बूम करेगा। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे ना, वो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले लेंगे। और जो पढ़ने वाले नहीं होंगे उसको कौन पढ़ाएगा? वो तो पहले भी मस्ती में था, अभी भी मस्ती, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो तो बस थेथरगिरी करना है तो थेथरगिरी करते रहेगा। तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, थोड़ा सा मौका मिला, रास्ता बना करके खट से निकल गया। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि सर मेरा इस बार 64वीं बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ये संतोष जी हैं बक्सर से। 64वीं बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं बहुत हताश हो चुका हूँ। अगली बार तैयारी शुरू करूँ या छोड़ दूँ? और मैंने भगवान से बहुत मिन्नतें मांगा और फिर भी नहीं हुआ। देखो संतोष, सबसे बड़ी चीज है, अगर आप मेहनत करते हो, सच में मेहनत करते हो, खुद से मोटिवेट होकर मेहनत करते हो, तो आपको भगवान की भी जरूरत नहीं है। भगवान की भी जरूरत नहीं है और आपको आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मेरे पास पड़े हुए हैं, सैकड़ों। खुद से अगर मोटिवेटेड हो, पढ़ाई कर रहे हो, ईमानदारी से अपने आप को झोंक रहे हो, तो आपको आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं है। आप वहां तक समय से पहुंच जाओगे। ठीक है। रही बात भगवान के आशीर्वाद की, तो देखो उसमें हम लोग की भी गलती होती है। जब स्टूडेंट जीवन में होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो होता क्या है कि ऐसी ऐसी मुरादें भगवान से मांगते हैं ना कि भगवान भी शर्मा जाए। भगवान जी गर्लफ्रेंड बना दो। अब गर्लफ्रेंड नहीं पट रही है, ये नहीं कि थोड़ा सा बुद्धि मांग लें, भगवान जी गर्लफ्रेंड बना दो। अब वही लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना, मेरा वही बनाना, तब हम मानेंगे आप भगवान हो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे भगवान हो। अरे बेवकूफ, भगवान जी मतलब तुम्हारा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बैठे हुए। भगवान जी के पास और कोई काम नहीं है। कौन आएगा, किसका गर्लफ्रेंड बनाएंगे, किसके साथ शादी करेंगे, है ना। अब भगवान जी को भी पीला धोती पहना दिया है लोगों ने। भगवान जी को भी पीला धोती पहना दिया है। भगवान जी भी कपड़ा अब अपने चॉइस से नहीं पहनते हैं, अब आदमी को चॉइस से पहनते हैं। अब किसी को लाल भगवान जी को पहना दिया, किसी को पीला पहना दिया। आज सोमवार है तो भगवान जी के इस कलर को पहना दो। तो इंजीनियरिंग करा दो। और 10 दिन दुर्गा माता के पास जाते हैं। दुर्गा माता से मनोकामना नहीं पूरा हुआ तो चले जाते हैं कहाँ? साईं भगवान के पास। साईं भगवान से भी मनोकामना नहीं पूरा हुआ तो किसके पास चले जाते हैं? मुरली वाले के पास। मुरली वाले भी कहते हैं रुको रुको रुको, आ रहे हैं, धोती तो पहनने दो। तब तक चले जाते हैं गणेश बाबा के पास। और गणेश बाबा बोलते हैं रुको रुको, तुम्हारा मनोकामना समय आ गया पूरा करने का। जब तक दुर्गा माता साड़ी पहन के आती है तब तक तुम चले जाते हो किसी और भगवान के पास। तो भगवान भी करे तो क्या करे। मन जितना तेजी से विचलित होता है, जितना तेजी से बदलता है, जितना तेजी से आपकी मनोकामनाएं बदलती है, उतना तेजी से भगवान को भी मौका दो ना। तो भगवान अपना काम कर रहे हैं, भगवान भी आपको मौका दिए हैं। कहते हैं ना, अभागा अभागा कोई नहीं होता। भगवान ने आपको प्रूफ करने का, अपने आप को साबित करने का मौका दे रखा है बच्चा। उसको आप कैच करो अपॉर्चुनिटी को और आगे बढ़ जाओ। तो अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आपके पास
साहस है, खुद पे भरोसा है, तो आपको आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं है। और जहां आपको भगवान भी, देखो भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। भगवान भी तभी मदद करेंगे आपका जब लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो। और भगवान को भी मजबूर कर दो। हम तो अपने स्टूडेंट को बोलते हैं भगवान को भी मजबूर कर दो परिणाम देने के लिए। शिव जी याद है, अपनी मेहनत अपनी तपस्या से शिव जी को उठा करके रावण ने हरण कर लिया। सोच लो, रावण पेट से थोड़े ना तपस्वी और ज्ञानस्वी पैदा हुए थे, ऐसा भी नहीं है। रावण ने तप किया, मेहनत किया और जप किया, और तब जाकर के अपने आप में इतना अध्यात्म पैदा कर लिया, इतना शक्ति पैदा कर लिया कि शिव जी जैसे देवता को बस में कर लिया। जब रावण जैसा तपस्वी ये कर सकता है, तो आपको तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, आप भगवान को क्यों नहीं बस में कर सकते हो? भगवान आपके बस में हो जाए। कहा भी जाता है ना, भगवान भी अपने भक्त के बस में हो सकते हैं, बशर्ते कि भगवान को मजबूर कर दो परिणाम देने के लिए। तो मेरा कहना है यही स्टूडेंट, इस बार अगर रिजल्ट नहीं हुआ संतोष जी आपका, नो प्रॉब्लम, आप फिर से सारा किताब निकालिए, फिर से गर्दा झाड़िए किताब को, और 5 गलतियां अपनी कॉपी पे आज ही आप लिखिए। आज ही 5 गलतियां लिखिए कि आपने ऐसा 5 मिस्टेक क्या किया था जिस मिस्टेक को आप अगली बार नहीं दोहराएंगे। तो ये 5 मिस्टेक अगर आपने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया, अपना मिस्टेक्स, तो अगली बार मैं बता रहा हूं असफल तो होंगे नहीं, अच्छे रैंक से पास करेंगे। मेरी बात याद रखिएगा संतोष, ठीक है? होता क्या है ना कि आदमी को बोलो 5 अपनी खूबियां बताने के लिए, फट 5 या 10 खूबियां बता देगा वो। लेकिन आदमी को बोलिए अपनी 5 डीमेरिट बताओ, सोचने लग जाएगा वो। तो वो 5 जो नेगेटिव चीजें, जो गलतियां आपने करा, वो 5 गलतियों को आप कॉपी पे नोट करो। ऐसे नहीं, मुजमानी नहीं, कॉपी पे नोट करो, और कॉपी पे नोट करो, उसके बाद उसको पढ़ो। और हम तो कहेंगे उसको 5 पॉइंट को लिख करके आप जहां स्टडी करते हो स्टूडेंट, वहां पे दीवार पे लगा दो। इससे क्या होगा कि सोते जागते उठते चलते फिरते आपको अपना मिस्टेक दिखेगा। अपनी खूबियां सुनना सबको पसंद है, अपनी तारीफ सबको पसंद है। कभी आप अपनी त्रुटियों को तो लिखो। एक काम कर लिए ना, आने वाले जीवन में बहुत, ये तो बीपीएससी यूपीएससी बहुत छोटा सा चीज है, बहुत छोटा सा चीज है। आने वाले समय में आप वो कर जाएंगे ना, अगर आपको अपनी खूबियों से ज्यादा अपने मिस्टेक्स पता है, तो आने वाले समय में वो कर जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सैकड़ों एग्जाम्पल पड़े हुए। तो संतोष जी आज ही ये काम कर लीजिए और कल से आप तैयारी में लग जाइए। अगला क्वेश्चन पूछा है सोनम कुमारी ने, ये सहरसा की हैं, और सर 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी कब आएगी? 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी कब आएगी? क्या मैं तैयारी शुरू करूं या फॉर्म निकलने के बाद शुरू करूं? क्या बताएं? एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो खेल के पहले तैयारी करता है। अगर आपके घर में शादी है आपके भाई की, तो आप क्या करते हैं? जब बारात जाना लगता है उस दिन तैयारी करते हैं, या उसके 10 दिन पहले से घर में तैयारी चलते रहता है? तो उसी तरह से अगर वैकेंसी अभी नहीं आई है, तो आपको अभी से तैयार होना होगा। कहा जाता है ना कि लड़ाई के मैदान में खून बहने से बचाना होगा, तो आपको अभी से पसीना बहाना होगा। अगर अभी आप पसीना बहा रहे हो, तो लड़ाई के मैदान में आपका खून लहू बहने से बच जाएगा। तो एक अच्छा स्टूडेंट वही है, एक अच्छा कैंडिडेट वही है जो वैकेंसी का इंतजार नहीं करता है, पीटी का डेट का इंतजार नहीं करता है। उसको पता है मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पिताजी ने, मेरे पेरेंट्स से इतना टाइम दिया है, इस टाइम को अच्छे से मेरे को यूटिलाइज करना है, और इससे ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। बॉयज को तो फिर भी टाइम मिल जाता है, बट गर्ल्स स्टूडेंट को टाइम नहीं मिलता है भाई साहब, नहीं मिलता है सर। उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। उस टाइम फ्रेम में अगर गर्ल्स ने किया तो किया, नहीं किया तो उसके घर वाले फिर हाथ पीले लाल ब्लू जो भी करना होता है वो कर देते हैं, और शादी के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर से स्टडी में जुड़ पाना। कह पाना तो बहुत आसान है सर, शादी के बाद मैं फिर से कर लूंगी, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद बच्चा बहुत सारा आपके ऊपर लायबिलिटीज आएंगी, और वो लायबिलिटीज में उसको भी समय देना जरूरी है। ठीक है, तो सारा लायबिलिटी को पूरा करते हुए फिर पढ़ाई स्टडी करना टफ नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो अभी आपके पास समय है, अपॉर्चुनिटी है। और 67वीं वैकेंसी की इंतजार मत करें, वो समय से आएगा। हो सकता है सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में वो आ जाए वो वैकेंसी। अभी चल रही है वो प्रक्रिया, सारे विभाग से मांगा जा रहा है वैकेंसीज वगैरह, और 1 से 1.5 महीना समय लगता है इसमें। चूंकि अभी देख रहे हो पैंडेमिक की वजह से सब कुछ तहस नहस हो चुका है। बिहार गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजनाएं रुकी है, बहुत सारा चीज अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और अभी सारा प्रमुखता किसको दिया जा रहा है? टीकाकरण को, वैक्सीनेशन को। तो आप भी वैक्सीन लगाएं, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दें। और वो लोग भी देखो ना, इस पैंडेमिक में कैसे कैसे 64वीं का उन्होंने रिजल्ट बनाया, और पैंडेमिक जैसे ही थोड़ा कम हुआ तुरंत रिजल्ट पब्लिश करा उन्होंने। संडे को रिजल्ट दिया, संडे को भी वो काम कर रहे हैं। तो वो लगे हुए हैं अपने काम में। आपको अपने काम में लगना होगा और आपको अपनी तैयारी पूरी करके रखना पड़ेगा। वो समय से वैकेंसी आएगा। अगर आपका सितंबर अक्टूबर में अगर वैकेंसी आती है तो आप मान के चलो कि मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अब मार्च तक अगर एग्जाम होगा तो अब सोच लो बच्चा, अभी से एक वो बना लो, प्लानर बना लो कि मेरे पास अगर मार्च तक प्रीलिम्स है और अगर जुलाई में मेरा अगर मेंस होगा तो मेरे पास कितने समय है। तो अगर मान के चलो, आप पहले तो महीना गिन लो कि कितना मंथ है मेरे पास। मंथ को फिर कन्वर्ट कर लो डेज में, डेज को कन्वर्ट कर लो आवर्स में, घंटे में, उसको कन्वर्ट कर लो मिनट में। अब देखो कितना समय तुम्हारे पास, और एक एक मिनट करके वो टाइम निकलता जा रहा है। विजेता वही होता है, अंत में वही सफल होता है जो अपने आप को समय के अनुसार प्लानिंग बना के एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के अंतर्गत चीजों को करता है। तो आपके पास एक एक मिनट कीमती है। जितने भी सामग्री है आपके पास, उस सामग्री पे लगिए। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा है एक अमर जी ने, सर मेरे पास जो भी आपने बताया सारा सामग्री है, घटना चक्र भी है, लुसेंट भी है, जितना भी सामग्री है सब बताया उन्होंने, सब लिख रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी है। लेकिन मेरे दिल्ली में एक भैया रहते हैं, वो भैया बोलते हैं इतना से काम नहीं चलेगा। 4 किताब का नाम उन्होंने और बता दिया है। सर क्या मैं वो किताब खरीद लूं? मेरे से पूछ रहे हैं। क्या जवाब दूं उनको? मैं यही कह सकता हूं कि पहले जितना आपके पास संसाधन है उस संसाधन को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। जो भी चीजें हैं, प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, प्रीलिम्स का, मेंस का, वो पढ़ें। जो भी घटना चक्र का आपके पास बुक्स है, 7-8 बुक्स तो वही हो जाता है, वो पढ़ें। लुसेंट का जो भी किताबें हैं आपके पास वो पढ़ें। और भी जो अध्ययन सामग्री है उसको आप अलग रख लें। आलतू फालतू चीज़ों को एकदम साइड कर लें स्टडी टेबल से। जो आपके पास वो है उसको पहले पढ़ के ख़त्म करें। होगा क्या कि ये सिलसिला चलता रहेगा। जब भी आप तैयारी करोगे तो सबसे जाके पूछोगे कि कौन सा किताब पढ़ा था आपने। अब देखो ना, बहुत लोग टॉपर लोग इंटरव्यू देंगे या फिर और भी लोग बताएंगे। अब जितना किताब बताएंगे, बेचारा सीधा साधा स्टूडेंट होता है, और वो क्या करेगा? वो जाके फिर वो किताब बुक स्टॉल पे ढूंढेगा। ऐसे करते करते 100-200 किताब हो जाता है घर पे, 100-200 किताब हो जाता है घर पे। अब बताओ, और ये सिलसिला पता है जारी रहेगा हमेशा। जो भी लोग मिलेंगे आपको हर बार 3-4 नई बुक बता देंगे। अब एक सीधा साधा जो स्टूडेंट है, जो साधारण सा स्टूडेंट है, जिसने अभी तैयारी शुरू करा है, अब वो क्या है? कंफ्यूज है। अब वो बोल रहा है वो किताब बताया वो अच्छा है, या भैया ने बताया वो अच्छा है, या सर ने बताया वो अच्छा है, या मौसा जी ने बताया वो अच्छा है। अब यही करते रह जो, होगा नहीं। हाँ, वो किताब जलने के काम जरूर आ जाएगा। वो किताब को लगा करके आराम से लकड़ियां बच जाएगा, कम से कम लकड़ी बच जाएगा, पर्यावरण का भी भला हो जाएगा, जंगल का भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास संसाधन है उसको यूटिलाइज करो। पहले सबसे पहले उसको खत्म करो। अगर आपको जरूरत महसूस हुई कितना खत्म करने के बाद मेरे को कुछ और अपडेट की जरूरत है, कुछ और वैल्यू एडिशन की जरूरत है, तो आप वो करें, अन्यथा आप चिंता ना करें। एक छोटी सी स्टोरी है ना, एक राजा था और एक राजा के दरबार में एक ईश्वर राम थे। ईश्वर राम दरबारी थे, सेवा करते थे। तो ईश्वर राम हमेशा खुश रहता था, हमेशा। तो राजा जब भी दरबार में आता था, जब भी बैठता था, तो उसको लगता था ईश्वर राम इतना खुश क्यों रहता है, क्यों खुश रहता है। तो उसने अपने सेनापति को बोला, सेनापति कमांडर को, कि पता करो ईश्वर राम इतना खुश क्यों रहता है। मैं इस राज का राजा हूं, मैं सबसे दुखी रहता हूं, और ये मेरा दरबारी है, इसको सैलरी मैं देता हूं, मेरे पे टुकड़ों पे पलता है, और इतना खुश कैसे रहता है। कुछ तो राज की बात है। तो राजा ने अपने सेनापति को बुला करके चुपचाप तरीके से बोला, पता लगाओ ये कैसे इतना खुश है।
पता करा सेनापति ने, अगले दिन राजा को आके बोला, राजा साहब ये अपनी कमाई में खुश है और इसके पास सबसे बड़ी जो धन है संतुष्टि धन है, और जो भी आप इनको देते हो स्वर्ण मुद्राएं, जो भी आप इनको रुपये पैसे देते हो, उस रुपये पैसे सैलरी में, तनख्वाह में ये अपना घर चलाते हैं। एक हिस्सा माँ बाप के लिए रखते हैं, एक हिस्सा प्रभु के लिए रखते हैं, एक हिस्सा आगे भविष्य के लिए रखते हैं और एक हिस्से खर्च के लिए निकालते हैं। इतने में खुश हैं और बहुत अच्छे से इनका जीवन चल रहा है। तब राजा को लगा ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तब राजा ने आदेश दिया सेनापति को, एक काम करो, 99 सोना का मुहर, 99 सोना का मुहर एक थैली में बंद करो और रात को उसके घर में जाकर के कहीं पे फेंक दो। सेनापति ने वही किया, 99 सोना का मुद्राएं थैली में डाला और उस ईश्वर राम जो थे उनके घर पे जाके फेंक दिया। जैसे ही सुबह सुबह नींद टूटा ईश्वर राम का, देखता है कि मेरे घर में 99 स्वर्ण मुद्राएं, 99 सोना के सिक्के। अब तो वो फूला नहीं समाया, अब तो खुशी को, पहले तो खुश रहता ही था, अब महा खुश रहने लगा। लेकिन एक ही दिन जैसे ही वो दरबार पहुंचा, उसके मन में चिंता की लकीर। जब राजा ने देखा कि ईश्वर राम तो रोज खुश रहते थे, आज ये थोड़ा चिंतित नजर क्यों आ रहे हैं, क्यों चिंतित नजर आ रहे हैं। तब उन्होंने ईश्वर राम को बुलाया, बोला क्या बात है, क्यों चिंतित हो। कहा कोई बात नहीं महाराज, बस आज कुछ मेरे साथ विचित्र घटना घट गया, इसके वजह से मैं थोड़ा चिंतित हूं। उसके बाद फिर अगले दिन, 2 दिन के बाद फिर राजा ने बुलाया उसको, क्या हुआ ईश्वर राम, क्यों चिंतित हो। बोला कोई बात नहीं महाराज, 2 दिन पहले जो घटना घटा उसके वजह से मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, और इस बार ज्यादा दुखी थे, उस दिन से ज्यादा दुखी थे इस बार। 1 हफ्ते बीत गए, राजा ने बुलाया ईश्वर राम को, बोला क्या बात है, अपनी जो तुम इतने हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते थे, आज क्या ऐसा हो गया। कहता महाराज मेरे घर में 99 स्वर्ण की मुद्राएं पड़ी है और पता नहीं कैसे आ गया मेरे झोपड़ी में, गरीब की झोपड़ी में। अब मेरे को ये चिंता सता रहा है कि 99 सोना की मुद्राएं तो है मेरे पास, एक सिक्का और हो जाता, एक सिक्का और हो जाता तो 100 हो जाता, और 100 हो जाता तो मैं कितना खुश हो जाता। और उसी एक सोना का मुद्रा का इंतजाम कर रहा हूं मैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तब राजा ने बोला, देखा, सेनापति को बुलाया, तीनों बैठ के बोला, एक काम हमने करा था तुम्हारे साथ, इस सारा चक्कर 99 का है, जो तुम्हारे पास है उसको तुम नजरअंदाज कर रहे हो। ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बिना कोई काम धाम किए 99 स्वर्ण मुद्राएं हैं, 99 सिक्के तुम्हारे को मिले, उसके बारे में आपको भगवान के ग्रेटिट्यूड नहीं है, भगवान मैं आपका आभारी हूं कि मेरे पास आपने 99 स्वर्ण मुद्राएं दिया, इसका आभार नहीं है। लेकिन एक मुद्रा कमी है, उसके वजह से साहब 1 हफ्ते से दुखी। तो यही होता है स्टूडेंट सबके साथ, जो हमारे पास घर में पहले से है उसके बारे में कोई कहीं नजर नहीं जा रहा, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड नहीं है ईश्वर के कि मेरे को आपने इतना कुछ दे दिया, लेकिन एक चीज नहीं दिया ईश्वर ने, उसके लिए हम ईश्वर को कोस रहे हैं। ईश्वर को ही आज तो इंसान ईश्वर को गाली देता है ना। वो तो अच्छा है कि शंकर जी सुनते नहीं है, शंकर जी साक्षात प्रकट नहीं होते, और मंदिर जाता है सोमवार को इतना बड़ा नारियल लेकर के शंकर जी के माथे पर ढा ऐसे पटक देता है, और शंकर जी क्या बोलेंगे, कोई माथा पे नारियल पटक रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई जो केला आप नहीं खाते हो, अगर केला को छोटा छोटा कर करके पूरा गीला करके ऐसे करके दे और आपको बोले खा लो तो खा लोगे। तो जो केला आप नहीं खा सकते हो तो भगवान कैसे खा सकते हैं, सोचो थोड़ा देर के लिए। हाँ, तो भगवान जी के ऊपर लगा दो, पूरा बेलपत्तर डाल दो, चंदन लगा दो, अमरूद डाल दो, केला डाल दो, दूध डाल दो, दही डाल दो, सब डाल दो। मतलब 1 घंटे के लिए आपको बोला जाए कि बैठो हम तेरे ऊपर सारा चीज डालेंगे, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और जो काम भगवान अगर नहीं बोल रहा है तो जाके माथा पे नारियल फोड़ दो। तो यही तो है, भगवान आज इंसान ने भगवान को अपने हिसाब से बना रखा है। भगवान मेरा ये काम कर दो, मंदिर भी गया तो मंदिर तो गया भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन ध्यान कहाँ है, नहीं अगर जूता है तो जूते पे ही ध्यान है, कहीं को मेरा जूता ना ले ले। और जल्दी से गया और भगवान का मत्था टेका, जल्दी से भागा, जूता चप्पल किया।
कहता ना, जो जिस नियति से मंदिर जाता है उसी नियति से उसको भगवान दर्शन देते हैं। तो ये सब बेकार की चीज़ें में मत पढ़ो स्टूडेंट, जो तुम्हारे पास पहले से है उसको यूटिलाइज करो, उसका आप देखो। और सिर्फ किताब तक की बात सीमित नहीं है, भगवान ने, ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है, आप नज़र तो खोलो। और हमें उसका आभारी होना है उस ईश्वर का। और एक चीज़ भगवान ने अगर नहीं दिया तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। अगर वही भगवान दे देता तो हम तो कोढ़ी हो जाएं, फिर तो पानी भी हम लोग, अब आज देख रहे हो ना कैसा कैसा सामान आ गया, रोटी बनाने का मशीन आ गया है। आज तो मैं देख रहा था, किसी कोई मेरे को दिखा रहा था ला करके कि सर देखिए ना, ये डिश वाशर है, इससे बर्तन धुलाता है। अब मैं सोच रहा था कि वाह, अब डिश वाशर भी आ गया, रोटी तो बना के मशीन दे ही रहा है, अब डिश वाशर भी आ गया। वॉशिंग मशीन तो पहले से ही है। अब मतलब आदमी का आलस का मतलब जवाब नहीं है। अब क्या होता जा रहा है दिन पर दिन। अब कभी कभी फेसबुक पे देखते हो ना, मोबाइल पे बैठे बैठे, कि अब बस खाना आ रहा है, थाली अपने आप धुला गया, आएगा रोबोट आपको खाना देगा सारा काम। तो ये होता जा रहा है। चलो अगला प्रश्न है, सर मुख्य परीक्षा 66वीं की कब होगा और क्या करना होगा इसके लिए? सर अभी बैठ गए, तो कुछ अता पता नहीं चल रहा तैयारी का, क्या करें, बैठ जाएं या तैयारी छोड़ दें या फिर कुछ डेट अनाउंस होगा तो उसके बाद करें? देखो सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि 66वीं का मुख्य परीक्षा तो होना था पहले ही। ये पैंडेमिक की वजह से सारा कुछ गड़बड़ हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत चीज गड़बड़ हुआ है। यूपीएससी का भी इंटरव्यू भी रुका हुआ है इस साल का, तो बहुत सारी चीज गड़बड़ हुआ है। तो चिंता ना करें, इसमें बीपीएससी लेट लटीफ नहीं है, वो दिन दूनी रात चौनी करके तैयारी अपना आपके लिए काम कर रहा है। तो अगर 66वीं बीपीएससी मेंस अभी नहीं हुआ है तो एक काम कर, तैयारी तो आपकी पूरी है ही, क्योंकि आप मार्च में एग्जाम देने वाले थे, जून में देने वाले थे उसके बाद, तो तैयारी तो आपकी पूरी है ही। एक काम कर सकते हो स्टूडेंट, कम से कम लिखने वाला जो आंसर राइटिंग का चीज़ है ना, ये आप मत छोड़ना, जो 66वीं में बैठने जा रहे हो। और एग्जाम आपका सारा कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से रिकवर होता जा रहा है, तो उम्मीद है आपका एग्जाम जो है 22 अगस्त के बाद और 10 अक्टूबर के पहले हो जाए। तो तब तक आप 2-3 काम करो, डेली आंसर राइटिंग पे ध्यान दो, नंबर 1। नंबर 2, मार्च से लेकर के अभी तक जो भी कुछ नया अपडेट्स आया है, जैसे कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आ गया, बजट आ गया, और भी पीआईबी में जो अपडेट्स नए नए रोज आ रहे हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आपको समझ में आता है या इंडियन एक्सप्रेस समझ में आता है, उससे अगर आप अपडेट कुछ निकाल सको तो वो वैल्यू एडिशन के लिए जरूर रखो। जितना भी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और अगर ऑप्शनल पेपर आपका डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक टाइप का है, तो आप कुछ चीज़ें सोर्स वहाँ से निकाल करके आप अपने आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए तैयार रहिए। क्योंकि देखो लिखता तो सब कोई है, लेकिन आपका उत्तर कुछ ऐसा है जिसको पढ़ने के लिए एग्जामिनर अपने आप को भूल गया। और आपका कभी कभी ऐसा भी उत्तर आ जाता है ना स्टूडेंट की, पढ़ते 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 लग रहा है कि बस पढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो विवश हो जाता है नंबर देने के लिए आपको। और वो भी देखो ढूंढता है, जो आपका कॉपी चेक करता है ना, वो भी ढूंढता है। बहुत सारे कॉपी में कभी कभी कुछ कैसा कॉपी दिख जाता है, लगता है यही वो बंदा था जिसको हम ढूंढ रहे थे, यही है वो। और इसी के लिए पूरा प्रपंच रचा गया है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, और वो आपके कॉपी में दिख जाता है। तो अगर आपका किसी का हैंड राइटिंग खराब है तो आपके लिए थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा और समय है कि आप अपने हैंड राइटिंग को सुधारिए। जिसका आंसर राइटिंग वीक है उसको और सुधारिए, आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी दे दिया पैंडेमिक ने। और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन। अगर आप अपने मेंस के कॉपी में मार्च से लेकर के अभी तक की जो घटनाएं हैं, जो चीज़ें घटी है, चाहे पीआईबी हो, चाहे द हिंदू से ले सकते हैं सहारा, योजना से ले सकते हैं सहारा, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का ले सकते हैं सहारा, बजट का ले सकते हैं सहारा, उससे चीज़ों को निचोड़ निकालिए और अपने उत्तर लेखन में उसको ऐड कीजिए। ठीक है, तो इतना आप जरूर करें। और डेट का इंतजार मत करें स्टूडेंट कि मेरा 66वीं का डेट आएगा उसके बाद सर हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। रिवाइज क्या होता है जी? एवरी सिंगल डे यू हैव टू परफॉर्म, एवरी सिंगल डे। ओलंपिक का खिलाड़ी 4 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए, 4 सेकंड के लिए परफॉर्मेंस जिसमें हार और जीत तय होता है, 4 साल तपस्या करता है, बट दे प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, तब जाकर के वहां पे परफॉर्म करता है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, व्हाट एवर। तो 4 सेकंड के परिश्रम के लिए वो 4 साल परिश्रम करता है स्टूडेंट। और आपका एग्जाम तो अगले 4 महीने में होने जा रहा है। तो यू हैव टू परफॉर्म एवरी सिंगल डे, यू हैव टू राइट एवरी सिंगल डे विदाउट एनी फेल। फिर देखो कैसे रिजल्ट आता है। रिजल्ट ही नहीं आएगा
और कहा जाता है मेंस में अगर नंबर अच्छा है आपका, मुख्य परीक्षा के कॉपी में नंबर अच्छा है आपका, तो इंटरव्यू में अगर कुछ कम नंबर भी आए तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई साहब, आप तो टॉप 10 में आ जाएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे। लोग इंटरव्यू से डरते हैं ना कि कैसा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। अरे मेंस में आप नंबर अच्छा उठा लो ना, इंटरव्यू में जाओ ना जी, शान से जाओ, यस जवाब देने का मैंने तो दो, नहीं जवाब देने का मैंने मत दो, है ना। मेंस में अच्छा नंबर उठा लो, मेंस की कॉपी में, फिर देखो। अभी देखो इस बार के जो टॉप किए हैं, ओम प्रकाश, पिछली बार यूपीएससी में भी उनका सिलेक्शन हो गया था, बट इंटरव्यू में नंबर कम था, इस वजह से वो फाइनलिस्ट नहीं हो पाए। इस बार भी इनका बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। मैथ है भाई साहब उनका, मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में उन्होंने क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करा है और नंबर उनका बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने मैथमेटिक्स में, ऑप्शनल में। और वही वजह है कि अगर इंटरव्यू में उनका कुछ नंबर कम भी रहा होगा तो ले दे करके आगे निकल गए। देखना अभी मार्कशीट अपलोड हो जाएगा, सारा चीज पता चल जाएगा। तो अगर आप मेंस, ऑप्शनल, जीएस अच्छा नंबर स्कोर कर लेते हो, इंटरव्यू में कुछ कभी नंबर आता है, आप टॉप कर सकते हो, टॉप कर सकते हो, 1 2 3 में आ सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात, कभी भी टॉप करेंगे ये सोच के पढ़ाई मत करना। जो भी यूपीएससी के टॉपर हैं या बीपीएससी के टॉपर है, कभी ये सोच के तैयारी उन्होंने नहीं करा कि हम टॉप ही करेंगे, टॉप से तो नीचे हम सोचते ही नहीं है। ये सोच के पढ़ाई मत करना। सब ने यही बात बताया है, हमने अपना 100% दिया, अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करा। भगवान को जो, ईश्वर को जो, सरस्वती को जो मंजूर था, हमको वहां तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो एक छोटा सा जर्नी होना चाहिए। सिविल सर्विस, बीपीएससी, यूपीएससी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, न कि आपके मंजिल होना चाहिए। अभी तो आप काफी आगे जाएंगे, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, छोटा मोटा शुरुआत है, शुरुआत अच्छा करें। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद एक क्वेश्चन है सज्जन कुमार का। सज्जन कुमार, उन्होंने बोला आईएएस का क्या 10 अक्टूबर को पीटी होगा? 10 अक्टूबर को पीटी होगा, और होगा तो सर मेरा अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा? मैं एक बार फॉर्म भरा हूं और एग्जामिनेशन सेंटर गया हूं, लेकिन मैं एग्जामिनेशन में अपियर नहीं हुआ हूं। इनका कहना है कि 10 अक्टूबर को पीटी होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, आप एकदम श्योर रहो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपको इतना समय मिल गया है। आभार व्यक्त करो, जो एग्जाम पहले होना था आपको 4-5 महीने का और समय मिल गया। कोई भी चांस मत लेना, बिल्कुल होगा 10 अक्टूबर को, आप एकदम रेडी रहो। उसके बाद रही बात अटेम्प्ट की, देखो अटेम्प्ट एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से काउंट नहीं होता है बच्चा। इन्होंने बोला, मेरे से बात हुई कि सर मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे गया, लेकिन वहां पे भीड़ देख करके मेरे को लगा जैसे तैयारी नहीं है और मैं वहीं से भाग आया। इस साल जब इन्होंने पीटी देने गए तो जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां पे सबको देख करके इनको इतनी घबराहट हुई कि मेरी तो तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूं। और अच्छा किया कि वो अच्छे वहीं से चले आए, ऐसे भी बैठते तो एग्जाम होता नहीं सिलेक्शन। तो देखो एग्जामिनेशन सेंटर, फॉर्म भर देने से, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाने से, जब तक कि यूपीएससी के सिग्नेचर वाले बुकलेट में आप साइन नहीं करोगे, अपना अटेंडेंस नहीं दोगे, तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है स्टूडेंट। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे चले जाने से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, और 10 अक्टूबर को ही एग्जाम होगा। और उसके लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बीपीएससी के लिए मैं बताऊंगा, आपको हेल्प करूंगा। आज का वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।